नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ पे। तो हमने जो पिछली कक्षा हुई थी हमारी नाटक शिक्षण से संबंधित, उसमें हमने नाटक का परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि नाटक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां अपन को अध्ययन करनी है, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, नाटक शिक्षण की विधियों की बात करें तो सबसे पहले जो विधि आती है उसका नाम है आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि। हमारी जो दूसरी विधि है वो है कक्षाभिनय विधि। कक्षाभिनय विधि। हमारी जो तीसरी विधि है वो है रंगमंचाभिनय विधि। रंगमंचाभिनय विधि। हमारी जो चौथी विधि है उस विधि का नाम है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि। और हमारी जो पांचवी विधि है वो है समवाय विधि। तो हम नाटक शिक्षण में इन 5 विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी पहली है आदर्श नाट्य विधि, उसके बाद में कक्षाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय, व्याख्या और समवाय विधि। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें हमारी जो रीट 3rd ग्रेड है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ तक जो रीट में प्रश्न पूछे गए वो ये प्रश्न ये पूछा गया, एक तो नाटक का परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और दूसरा पूछा गया है कि जैसे उच्च स्तर पे कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है, माध्यमिक स्तर पे कौन सी है, निम्न स्तर पे कौन सी है। तो डायरेक्टली हम उत्तर नहीं दे सकते, वहाँ पे हमें ऑप्शन, जो भी हमारे 4 ऑप्शन आते हैं उस पर निर्भर रहना पड़ेगा कुछ हद तक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आदर्श नाट्य विधि होती क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, आदर्श नाट्य विधि में होता है क्या है कि इसमें जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, वह खुद ही क्या करता है, उस नाटक पाठ का क्या करता है, अभिनय करता है, वाचिक अभिनय करता है। ठीक है, यानी वो बोल करके, शिक्षक स्वयं ही बोल करके छात्रों के समक्ष क्या करता है, उस पाठ का वाचिक अभिनय करता है। उसके बाद में वह नाटक पाठ को इस तरीके से पढ़ाता है। वह क्या करता है, शिक्षक एक तो स्वयं वाचिक अभिनय करता है और वह नाटक पाठ को इस तरह से पढ़ाता है कि जो नाटक के पात्र है, जो नाटक के पात्र उनकी क्या करता है, भावानुकूल और पात्रानुकूल। जो नाटक के जितने भी पात्र हैं, जैसे राजा का पात्र है, कोई सेवक का पात्र है या कोई महारानी का पात्र है, ठीक है, उस नाटक के पात्रों के अनुसार और उसके भावों के अनुसार ही क्या करता है, वह अपने स्वर में परिवर्तन करता रहता है। जैसे कोई तेज बोलना है तो वह स्वयं ही तेज बोलेगा, जो धीरे आवाज़ में बोलना है तो वह स्वयं ही क्या बोलेगा, धीरे आवाज़ में बोलेगा। इस प्रकार वह क्या करता है, प्रत्येक जो पात्र है उसको भावानुकूल और पात्रानुकूल अभिनय, वाचिक अभिनय करता हुआ पाठ का विकास करता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो छात्र हैं वो क्या करते हैं कि शिक्षक के द्वारा जो वाचिक अभिनय किया जाता है तो वो छात्रों का जो ध्यान है वो केवल कहाँ पे रहता है, शिक्षक के द्वारा किए गए अभिनय के ऊपर। तो इसमें जो छात्रों का ध्यान होता है वो शिक्षक के अभिनय प्रणाली पर ही केंद्रित होता है। तो मोटे तौर पे यही कह सकता है कि इसमें जो शिक्षक है वही नाटक पाठ का अभिनय करता है, वही नाटक पाठ को पढ़ाता है। और इसमें जो छात्र होते हैं वो केवल जो छात्र है वो शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई अभिनय प्रणाली पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षक स्वयं वाचिक अभिनय करता है, तो प्रत्येक जो प्रत्येक पात्र है उसका क्या होता है, चरित्र का, प्रत्येक पात्र है उसका क्या चरित्र होता है, वो क्या है, छात्रों को आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसमें शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक चरित्र का क्या है, छात्रों को आभास हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके गुण की। देखो, प्रत्येक विधि के हमने गुण और दोष पढ़े, तो इस विधि के गुण कौन कौन से हैं, इस विधि के दोष कौन कौन से हैं। तो बात हम गुणों की करें तो यह विधि क्या है, सबसे बड़ा गुण है कि यह विधि प्रत्येक परिस्थिति में प्रयोग में लाई जा सकती है।
प्रत्येक परिस्थिति में इसका क्या कर सकते हैं हम, प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति का मतलब चाहे उच्च स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, चाहे माध्यमिक स्तर हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि छात्रों को भावानुकूल यानी भाव के अनुकूल और पात्रानुकूल वाचन सुनने का क्या हो जाता है, वाचन सुनने को क्या होता है, प्राप्त होता है। पहला प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी विधि है। दूसरा छात्रों को भावानुकूल और पात्रानुकूल क्या हो जाता है, वाचन सुनने को मिल जाता है। उसके बाद में बात करें आगे, तो ये क्या है कि निम्न स्तर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ये क्या है, सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। अब देखो प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयोगी विधि क्यों मानी जाती है, क्योंकि इस स्तर पे जो प्राथमिक स्तर या निम्न स्तर पे, इस स्तर पे नाटक कैसे होते हैं, लघु, यानी एक तो छोटे होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, सरल होते हैं। प्राथमिक स्तर पे जो नाटक होते हैं वो क्या होते हैं, लघु यानी छोटे और सरल होते हैं। तो यह विधि क्या है, निम्न स्तर या कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। अब जिसमें गुण होते हैं उसमें दोष भी होते हैं। तो इस विधि के पहले दोष क्या है कि जो छात्र है वो निष्क्रिय या कह सकते हैं कि निष्क्रिय मूक श्रोता मात्र बन करके रह जाते हैं। कि जो छात्र होते हैं वो एक तो निष्क्रिय मूक यानी जो कुछ भी वाचन नहीं करते, मतलब छात्र कुछ भी नहीं बोलेंगे इसमें, तो छात्र केवल निष्क्रिय मूक श्रोता बन करके रह जाएंगे। और ये कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें छात्रों का कोई भी काम ही नहीं है। ठीक है। तीसरी बात कि पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा कि इसमें जो नाटक में जो कठिन शब्द आते हैं उनकी क्या नहीं की जाती, एक तो व्याख्या नहीं की जाती। कठिन शब्दों की क्या नहीं की जाती, व्याख्या नहीं की जाती। और दूसरा जो नाटक के तत्व है उनकी भी क्या नहीं की जाती, व्याख्या नहीं की जाती। एक तो कठिन शब्दों की भी व्याख्या नहीं की जाती और दूसरी क्या है कि नाटक के जो भी तत्व है उनको भी व्याख्या नहीं की जाती। तो ये तो हमारी पहली विधि थी आदर्श नाट्य विधि, और ये प्रत्येक परिस्थिति में भी उपयोगी है और यह प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगे हम अध्ययन करेंगे दूसरी विधि के बारे में, जिसका नाम है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि देखो नाम से ही प्रतीत होता है कि कक्षा अभिनय विधि यानी क्लास में या कक्षा में जो अभिनय करते हुए पाठ का, नाटक पाठ का विकास करता है, वह विधि कौन सी कहलाती है, कक्षा अभिनय विधि कहलाती है। तो हमारी जो अगली विधि है वो है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि बात हम करते हैं इसके कक्षा अभिनय विधि। तो कक्षा अभिनय विधि में होता क्या है, कक्षा अभिनय विधि में सबसे पहले क्या करेगा, जो शिक्षक है वह अपने स्वयं विवेक से, अपने खुद के ज्ञान से क्या करेगा जी, कक्षा में उपस्थित जितने भी छात्र हैं उनको क्या करेगा, पात्रों के अनुसार विभाजित कर देगा। मतलब जो भी नाटक पाठ में पात्र आए हैं जितने भी, उनको क्या अपने विवेक से क्या करेगा, छात्रों में डिवाइड कर देगा कि यह पात्र इस लड़के के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी, या ये पात्र ये छात्र है वो बहुत अच्छी तरीके से निभा सकता है, अभिनय कर सकता है। तो सर्वप्रथम क्या करेगा, शिक्षक सारे पात्रों को छात्रों में विभाजित कर देगा। छात्र क्या करेंगे, एक तो इसमें स्कूल वेशभूषा में, एक तो वेशभूषा उनकी कैसी होगी, स्कूल जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, जो विद्यालय वेशभूषा होती है, उसी में क्या करेंगे, एक तो स्कूल वेशभूषा और एक अपने कक्षा में और अपने ही स्थान पे, अपनी कक्षा में और अपने ही स्थान पे खड़े होकर के क्या करेंगे, नाटक पाठ का अभिनय करेंगे। नाटक पाठ का अभिनय करेंगे। शिक्षक ने पात्रों को विभाजित कर दिया। उसके बाद में क्या होगा कि जो छात्र है वो अपने ही स्थान में, अपनी कक्षा में ही अपने ही स्थान पे क्या कर देगा, खड़े होकर के वो नाटक पाठ का क्या करेंगे, अभिनय करेंगे। इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है, वो केवल और केवल एक क्या होती है,
निर्देशक मात्र की होती है, यानी छात्र क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, निर्देश देता रहेगा, तो उसकी जो भूमिका होगी वो किस तरह की होगी, निर्देशक की भांति होगी। तो इसमें जो नाटक पाठ का अभिनय किया जाता है वो स्कूल में या कक्षा में बैठे छात्रों को अपने ही स्थान पे क्या क्या खड़े होकर के क्या करता है, नाटक पाठ का अभिनय करता है। अब बात करें हम इस विधि के गुण की, तो सबसे पहले विधि तो क्या है कि छात्रों को पात्रों के अनुसार विभाजित करेगा, छात्र अभिनय करेंगे, तो ये विधि कैसी हो जाएगी, रोचक हो जाएगी। और जो विधि रोचक है इसका मतलब क्या हो गया कि वह क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि भी है। तो छात्र स्वयं अध्ययन करेंगे या स्वयं अभिनय करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रोचक विधि मानी जाती है। दूसरा कि ये क्या है कि मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। उसके बाद में बात करें तो सबसे पहली बात कि छात्रों को अभिनय का अवसर मिल जाता है, छात्रों को क्या मिल जाता है, अभिनय करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। छात्र अभिनय करेंगे तो अभिनय का अवसर प्राप्त होगा, और इसमें छात्रों का क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, छात्रों का क्या होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। उसके बाद में बात करें तो इसमें धन की भी बचत होती है और क्या होती है, समय की भी बचत होती है। किसकी तुलना में, जैसे अगर हम रंगमंचाभिनय विधि पढ़ेगी तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे धन की भी आवश्यकता रहती है और समय की भी आवश्यकता रहती है। तो इस विधि में क्या लगता है, धन भी कम लगता है और समय भी क्या लगता है, कम लगता है। और दूसरी बात करें तो ये माध्यमिक स्तर की, जो हमने पहले पढ़ी थी वो थी प्राथमिक स्तर की, और ये माध्यमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि आदर्श नाट्य विधि है वो प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, और कक्षा अभिनय विधि है वो माध्यमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। बात करें हम इसके दोषों के बारे में, तो सबसे पहला इसका दोष क्या है कि ये विधि है ना, जो रंगमंचाभिनय विधि है या रंगमंच अभिनय विधि की तुलना में क्या है, कम उपयोगी है। अभिनय की तुलना में क्या है, कम उपयोगी। हालांकि ये सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी भी है, लेकिन जो रंगमंचाभिनय विधि है उसकी तुलना में क्या है, ये कम उपयोगी मानी जाती है। और इसमें होता क्या है, देखो शिक्षक स्वविवेक से छात्रों में पात्रों का विभाजन करेगा, तो जो मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि बालक है उनको अभिनय करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो दूसरा इसका दोष क्या है कि इसमें जो मंदबुद्धि बालक है उसमें अभिनय करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो ये थी हमारी कक्षा अभिनय विधि। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है और ये माध्यमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगे हम बात करें रंगमंचा अभिनय विधि की। देखो, रंगमंचा अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि दोनों को कईयों में विभाजित कर दिया जाता है कि अभिनय विधि के दो भेद मान लिए जाते हैं, तो कक्षा अभिनय विधि और एक रंगमंचा अभिनय विधि। तो अपनी अलग विधि है अगली विधि है रंगमंचा अभिनय विधि। अब वही है कि रंगमंच पे जो अभिनय करता हुआ पाठ का विकास करता है उसमें उसे क्या कहते हैं, रंगमंचा अभिनय विधि। तो इसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा रंगमंच, वास्तविक रंगमंच पर, और वास्तविक वेशभूषा कि वास्तविक रंगमंच पर वास्तविक वेशभूषा पहनकर छात्रों के द्वारा इस नाटक पाठ का अभिनय करवाया जाता है। वहाँ पे रंगमंच भी वास्तविक होगा और वेशभूषा भी वास्तविक होगी। अब देखो कि जो नाटक पाठ का अभिनय है, तो नाटक पाठ का अभिनय करने के लिए बाहर से भी कलाकार बुलाए जा सकते हैं, या जो स्कूल के सक्षम विद्यार्थी है, जो स्कूल के सक्षम छात्र हैं, उनके द्वारा भी उस नाटक पाठ का क्या करवाया जाता, अभिनय करवाया जा सकता है। तो वास्तविक रंगमंच पर वास्तविक वेशभूषा पहनकर यदि किसी नाटक पाठ का अभिनय करवाया जाता है तो वह हो जाती है रंगमंचा अभिनय विधि। अभिनय करने के लिए स्कूल के छात्रों को भी प्रयोग में ला सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि बाहर से कलाकार भी बुलाए जा सकते हैं। अब देखो, बात करें इस विधि के गुणों की,
तो इस विधि के गुण क्या क्या है? सबसे पहली बात तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है, छात्रों को वास्तविक रंगमंच पर क्या मिलता है? अभिनय करने का अवसर प्राप्त होता है कि छात्र वास्तविक रंगमंच और वास्तविक वेशभूषा पहन करके क्या करेंगे? अभिनय करेंगे। तो छात्रों को क्या मिलता है? वास्तविक रंगमंच पर अभिनय करने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। और जो इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो इससे प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इस विधि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। और इसमें क्या है, आगे गुण की बात करें तो इसमें क्या है कि छात्रों में जो नेतृत्व करने की भावना है उसका क्या होता है? विकास होता है। छात्रों में क्या होता है? नेतृत्व करने की भावना का विकास होता है। और जो हमने पढ़ा था कि नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षण। नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है संस्कार शिक्षण, उसकी प्राप्ति कौन सी विधि के द्वारा होती है? रंगमंचाभिनय विधि के द्वारा। तो यदि प्रश्न आ जाए कि नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है, तो वह कौन सी विधि के द्वारा प्राप्त होता है? आपके रंगमंचा अभिनय विधि की। अब बात करें हम इसके दोष की, तो सबसे बड़ा दोष क्या है कि वास्तविक वेशभूषा होगी, वास्तविक ये होगी, रंगमंच होगा, तो ये क्या है? अधिक खर्चीली विधि मानी जाती है। अधिक खर्चीली विधि मानी जाती है। अब क्या होता है, देखो विद्यालय के पास क्या होता है? संसाधनों का अभाव होता है। विद्यालय के पास क्या होता है? संसाधनों का अभाव होता है। तो प्रत्येक नाटक को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसका दूसरा क्या है? पहला तो विद्यालय के पास संसाधनों का अभाव होता है, तो इस विधि को क्या होता है? इस विधि के द्वारा प्रत्येक नाटक को नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी प्रत्येक नाटक का अभिनय वास्तविक रंगमंच पे और वास्तविक वेशभूषा पहन करके नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारी रंगमंचाभिनय विधि। आगे देखो हमारी विधि है व्याख्या विधि। आगे हम बात करें चौथी विधि की, तो उसका नाम है व्याख्या विधि। देखो व्याख्या विधि में क्या होता है, पहले हम व्याख्या विधि को गद्य और पद्य में पढ़ चुके हैं। तो व्याख्या विधि में क्या होता है कि शिक्षक आके ही अपनी टॉपिक पे व्याख्यान करने लग जाता है। तो यहाँ नाटक में थोड़ा सा चेंज है। नाटक में व्याख्या विधि का मतलब क्या हुआ कि व्याख्या विधि, एक शिक्षक आते ही क्या करेगा कि वह किन, जैसे शिक्षक में पात्र है, नाटक के पात्र, कथा, कथोपकथन, भाषा शैली। जैसे जो नाटक के पात्र है, नाटक की जो कथा है, नाटक के पात्र, नाटक की कथा, कथोपकथन आदि में क्या करेगा? वह व्याख्या की जाती है कि नाटक की कथा कैसी है, नाटक की भाषा शैली कैसी है, आदि पे क्या करने लग जाएगा? व्याख्या करने लग जाएगा। और जो व्याख्या की जाती है वो की जाती है एक तो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, प्रश्नोत्तर और कथन के माध्यम से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इसमें है कि नाटक में जो व्याख्या की जाती है वो किन के द्वारा की जाती है? तो एक तो प्रश्नोत्तर हो गया, दूसरा कथन के द्वारा। तो कथन और प्रश्नोत्तर के द्वारा क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। व्याख्या में आगे पात्र, कथा, कथोपकथन, भाषा शैली, इन पे जैसे कवि परिचय है, बाकी जो भी है कवि और कविता का, नाटक का जो भी पार्ट है, सारांश है, वो क्या किया जाता है? इस व्याख्या विधि में बताया जाता है। और जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, आसपास की चीज़ें हैं, वो भी क्या इस व्याख्या विधि के द्वारा बताई जाती है। बाकी जो भी हमारी विधि है उसमें क्या जितना लिखा होता है उतना ही क्या कहा जाता है? उतना ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो आसपास की चीज़ें, इर्द गिर्द की चीज़ें, वो भी क्या है? पढ़ाई जाती है। और इसमें क्या है कि शिक्षक क्या होता है? कठिन शब्दों का, जितने भी नाटक पाठ में कठिन शब्द हैं, तो कठिन शब्दों का एक तो स्पष्टीकरण करता है और दूसरा क्या करता है? उस कठिन शब्दों की क्या करता है? व्याख्या करता है। तो कठिन शब्द आए नाटक पाठ में तो उसका स्पष्टीकरण भी किया जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी। अब बात करें इस विधि के गुण की, बात हम करते हैं इस विधि के गुण की। तो इसमें क्या है
कि नाटक पाठ के जो गुण है और जो इस नाटक पाठ के दोष है, तो गुणों और दोषों दोनों के बारे में क्या की जाएगी, विवेचना की जाएगी। और इसमें जो भाषा शैली है, एक तो भाषा शैली या कह सकते हैं कि कथा, इस पे क्या की जाएगी, व्याख्या की जाएगी, विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो नाटक में जो भाषा शैली है, गुणों की आदि की क्या की जाती है, समुचित व्याख्या की जाती है। ठीक है, बात करें हम इसकी दोषों की। दोषों में सबसे पहले हमने पहले भी व्याख्या विधि में लिखा था कि इस व्याख्या विधि में छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। छात्र भी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरी बात, शिक्षक भी इसमें क्या होता है, नीरस होता है। शिक्षक भी कैसा होता है, नीरस। अब देखो नीरस कैसे, कि वो व्याख्या करेगा तो केवल वो कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण कर देगा या व्याख्या कर देगा, ठीक है, लेकिन वह पात्रों और संवादों के अनुसार क्या अपने स्वर को चेंज नहीं करेगा, अपने स्वर में कोई बदलाव नहीं लाता, केवल क्या करेगा कि कठिन शब्दों की व्याख्या कर देगा। तो इसमें क्या हो गया, छात्रों में शिक्षक भी क्या होता है, नीरस होता है। अब बात करें हम इसके आगे की, तो इसका जो प्रयोग है, जो इसका इस विधि का प्रयोग है वो यहाँ पे किया जाता है, केवल और केवल उच्च स्तर पे किया जाता है। तो माध्यमिक स्तर और आपके जो प्राथमिक स्तर है उनमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो कठिन शब्द हैं, जो कठिन शब्द है उन पे क्या, कठिन शब्दों पे क्या कि स्पष्टीकरण या व्याख्या अत्यधिक की जाती है। कठिन शब्दों पे व्याख्या अत्यधिक की जाती है, ये इस विधि का दोष माना जाता है। तो ये थी हमारी व्याख्या विधि। और हमारी जो सबसे अंतिम विधि बची है वो बची है समवाय विधि। देखो समवाय विधि क्या है कि हमने अभी तक जितनी भी विधियां पढ़ी थी, जैसे कक्षाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय विधि या आदर्श नाट्य विधि या व्याख्या विधि, तो समवाय विधि है वो इन चारों का क्या है, मिश्रण। हमने अभी तक जो जितनी भी शिक्षण विधियां पढ़ी है उसमें समवाय विधि क्या है, इन सारों का मिश्रण। यदि कोई शिक्षक इन सारी विधियों का मिश्रण करते हुए नाटक पाठ का विकास करता है तो वह विधि कौन सी हो जाती है, समवाय विधि हो जाती है। और यही नाटक शिक्षण की कौन सी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो यदि प्रश्न आए कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो समवाय विधि। और यदि मान लो ऑप्शन में समवाय विधि नहीं दी जाती है, यदि हमारे ऑप्शन में समवाय विधि नहीं होती है, तो वहाँ पे हमें जो आंसर करना है वो करना है रंगमंचाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय विधि। तो समवाय विधि के अभाव में हमें जो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि बतानी है वो बतानी है रंगमंचाभिनय विधि। तो इस प्रकार हमने आज नाटक शिक्षण विधियों का अध्ययन किया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और आगे जल्द ही वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत।